हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंपल नॉलेज। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में मोस्ट इम्पॉर्टेंट शैलियाँ देखने वाले हैं जो कि इंडियन हिस्ट्री के प्री मेडिवल का पार्ट है। दोस्तों, ये यूपीएससी या पीसीएस के एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट है। ये मेंस में पूछे जाते हैं। प्री में तो इससे क्वेश्चन देखने को कम मिलते हैं, लेकिन मेंस में आपको इससे शैलियों से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल ही जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए देखते हैं। दोस्तों, पीडीएफ देखने से पहले हम ये जान लेते हैं कि ये नागर शैली, द्रविड़ शैली और वैश्य शैलियाँ आखिर में है क्या। तो दोस्तों, ये एक प्रकार की शैलियाँ हैं जो कि विभिन्न प्रकार के मटेरियल इसमें यूज किए जाते हैं, और ये इन शैलियों के अकॉर्डिंग या इन शैलियों के तहत मंदिर का निर्माण किया जाता है जो कि भारतीय मंदिर होते हैं। तो दोस्तों, ये शैलियाँ उत्तर भारत में और दक्कन के क्षेत्र में और दक्षिण भारत में अलग अलग हैं, और अलग अलग टाइप के मंदिर बनाए जाते हैं इन शैलियों के अंतर्गत। दोस्तों, इनमें अलग अलग मटेरियल भी यूज होता है। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं कि नागर शैली में कैसा मटेरियल यूज होता है, या नागर शैली हम किसे कहेंगे, और द्रविड़ और वैश्य शैलियाँ। चलिए दोस्तों, देखते हैं। तो दोस्तों, हम उसका डेफिनेशन देखने से पहले ये देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसे है। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये जो ऊपरी फिगर बना है, ये नागर शैली का एग्जाम्पल है। तो दोस्तों, नागर शैली में मंदिर इस तरह से बनाए जाते हैं। दोस्तों, उत्तर भारत में बनते हैं। उसके बाद दोस्तों, सेकेंड है द्रविड़ शैली का मंदिर। दोस्तों, ये दक्कन के क्षेत्र में बनता है। अभी दोस्तों, हम जानेंगे कि दक्कन का क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक लगता है। पहले आप इस फिगर को देख लीजिए। उसके बाद जो लास्ट है दोस्तों, ये वैश्य शैली का मंदिर है। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि तीनों में अंतर है। तो चलिए दोस्तों, हम यही अंतर को जानते हैं कि क्या अंतर है तीनों में। दोस्तों, उसके पहले एक और हम फिगर देखते हैं जो कि नागर शैली का ही एग्जाम्पल है। जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं, एक चबूतरा है, मंच, उसके ऊपर सीढ़ियाँ बनी है। फिर आगे दोस्तों मंडप है जहाँ पर यज्ञ हवन वगैरह किए जाते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों, गर्भगृह लिखा है। दोस्तों, यहाँ पर मूर्ति स्थापित की जाती है। ऊपर दोस्तों शिखर है। और ऊपर देखते हैं दोस्तों, आमलक है। और इसके ऊपर जो एक काला नुमा दिखाई दे रहा है संरचना, वो दोस्तों उसे कलश कहते हैं, जो आमतौर पर उत्तर भारत में ऐसे मंदिर बनाए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं हम नगर शैली किसे कहेंगे। तो दोस्तों, नागर शब्द जो है नगर से बना है। सर्वप्रथम नगर में निर्माण होने के कारण इसे नागर शैली कहा जाता है। तो आई होप दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, यह संरचनात्मक मंदिर स्थापत्य की एक शैली है जो हिमालय से लेकर विंध्य पर्वत तक के क्षेत्र में प्रचलित है। था दोस्तों, नागर शैली जो है हिमालय से लेकर विंध्याचल पर्वत तक प्रचलित है। नेक्स्ट है दोस्तों, इसे 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच उत्तर भारत में मौजूद शासक वंशों ने पर्याप्त संरक्षण दिया। नेक्स्ट है, नागर शैली की पहचान विशेषताओं में समतल छत से उठती हुई शिखर की प्रधानता पाई जाती है। इसे अनुप्रस्थिका एवं उत्थापन समन्वय भी कहा जाता है। अर्थात दोस्तों, इसमें शिखर नुमा डिजाइन बनाया जाता है, तो इसकी पहचान होती है। नेक्स्ट है दोस्तों, नागर शैली के मंदिर आधार से शिखर तक चतुष्कोणीय होते हैं। अर्थात दोस्तों, उसमें 4 कोने होते हैं आधार से शिखर तक। उसके बाद नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं कि ये मंदिर ऊंचाई में 8 भागों में बांटे गए हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं दोस्तों। मूल, जिसे आधार कहते हैं, गर्भगृह, मशरक, जो दोस्तों नींव और दीवारों के बीच का भाग है, जंघा, जिसे दीवार कहते हैं दोस्तों, कपोत, कार्निस है, शिखर जो ऊपरी सिरा है, उसके बाद गल, जिसे गर्दन कहते हैं, वर्तुलाकार, आमलक, जो हमने अभी आपको दिखाया फिगर में, उसके बाद कुंभ, जिसे दोस्तों शूल सहित कलश अर्थात वो कलश। तो ये दोस्तों नागर शैली के कुछ पार्ट हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, इस शैली में बने मंदिरों को उड़ीसा में कलिंग, गुजरात में लाट और हिमालय क्षेत्र में पर्वतीय कहा गया। अर्थात दोस्तों, कलिंग शैली की अगर कहीं बात आ रही है तो आप समझ सकते हैं कि वो नागर शैली का ही बात चल रही है, क्योंकि उड़ीसा में इसे कलिंग शैली कहते हैं, और गुजरात में लाट, हिमालय क्षेत्र में पर्वतीय। तो नेक्स्ट है दोस्तों, अभी नागर शैली के बारे में हमने देखा, अब द्रविड़ शैली के विषय में देखते हैं। तो दोस्तों, द्रविड़ शैली जो है कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक द्रविड़ शैली के मंदिर पाए जाते हैं। अर्थात दोस्तों, कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी अर्थात तमिलनाडु तक द्रविड़ शैली के मंदिर पाए जाते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, द्रविड़ शैली की शुरुआत 8वीं शताब्दी से हुई और सुदूर दक्षिण भारत में इसकी दीर्घ जीविता 18वीं शताब्दी तक बनी रही। दोस्तों, इसका ये समय है। थर्ड है, द्रविड़ शैली की पहचान। दोस्तों, इसकी पहचान जो है विशेषताओं में 4 दीवारी रहती है, एक गोपुरम रहता है जिसे दोस्तों प्रवेश द्वार कहते हैं, वर्गाकार या अष्टकोणीय गर्भगृह रहता है जिसे रथ कहते हैं। उसके बाद दोस्तों, इसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पहचान है वो है पिरामिड नुमा
अर्थात दोस्तों इसका जो शिखर होता है पिरामिड की तरह होता है और मंडप जो है नदी मंडप की तरह रहता है। उसके बाद दोस्तों इसमें विशाल संकेंद्रित प्रांगण भी होता है और अष्टकोण मंदिर संरचना शामिल रहती है। दोस्तों द्रविड़ शैली के जो मंदिर होते हैं बहुत उसमें कई मंजिला होते हैं और नागर शैली में तो देखा जाए तो एक ही मंजिला होते हैं, लेकिन द्रविड़ शैली में कई मंजिला होते हैं। दोस्तों ये भी एक पहचान है। नेक्स्ट है दोस्तों पल्लों ने द्रविड़ शैली को जन्म दिया। दोस्तों जब पल्लो लोग आए शासन करने तो उन्होंने द्रविड़ शैली का निर्माण किया। चोल काल में इसने ऊंचाइयां हासिल की तथा विजयनगर काल के बाद यह ह्रासमान हुई। अर्थात दोस्तों विजयनगर काल में इसका कुछ ह्रास होने लगा। नेक्स्ट है दोस्तों चोल काल में द्रविड़ शैली की वास्तुकला में मूर्तिकला और चित्रकला का संगम हो गया। दोस्तों यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में इसका जिक्र है। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं द्रविड़ शैली के अंतर्गत ही आगे नायक शैली का विकास हुआ। इसके उदाहरण है दोस्तों मीनाक्षी मंदिर जो मदुरई में है, रंगनाथ मंदिर श्रीरंग तमिलनाडु में है, उसके बाद रामेश्वर मंदिर है। दोस्तों ये था द्रविड़ शैली। नेक्स्ट हम देखते हैं वेसर शैली। तो दोस्तों वेसर शैली नागर और द्रविड़ शैलियों की मिली-जुली रूप को वेसर शैली कहते हैं। अर्थात दोस्तों नागर शैली की कुछ पार्ट उसके बाद द्रविड़ शैली के कुछ पार्ट जो मिल जाते हैं वो वेसर शैली का निर्माण करते हैं। तो नेक्स्ट है दोस्तों इसमें शैली के मंदिर विंध्याचल पर्वत से लेकर कृष्णा नदी तक पाए जाते हैं। जो दोस्तों इन मंदिरों का क्षेत्र है या ये मंदिर कहाँ कहाँ पाए जाते हैं इस प्रकार के, तो दोस्तों ये विंध्याचल क्षेत्र से लेकर कृष्णा नदी तक पाए जाते हैं। इसके पहले हमने देखा था दोस्तों हिमालय से लेकर विंध्याचल तक नागर शैली, और उसके बाद सेकंड हमने द्रविड़ शैली देखा जाए तो जो कृष्णा नदी से लेकर तमिलनाडु तक था यानी कन्याकुमारी तक, ये बीच का पार्ट है जो विंध्याचल पर्वत से लेकर कृष्णा नदी तक पाया जाता है। सेकंड पॉइंट है दोस्तों वेसर शैली को चालुक्य शैली भी कहते हैं। अगला है वेसर शैली के मंदिरों का आकार आधार से शिखर तक गोलाकार या अर्धगोलाकार होता है। अर्थात दोस्तों जो इनके शिखर होते हैं मंदिर के एक बार देखा जाए तो वृत्ताकार होते हैं यानी कि गोलाकार होते हैं। और नागर शैली के दोस्तों हमने देखा ही शंक्वाकार थे जो एंगल की तरह बने थे, और द्रविड़ शैली के जो थे वो क्या कहते हैं दूसरी टाइप के बने थे। तो दोस्तों ऐसे था ये। आगे देखते हैं दोस्तों कि वेसर शैली का उदाहरण वृंदावन और वैष्णव मंदिर जिसमें गोपुरम बनाया गया था। गोपुरम यानी कि दोस्तों प्रवेश द्वार। नेक्स्ट है गुप्त काल के बाद देश में स्थापत्य को लेकर क्षेत्रीय शैलियों के विकास में एक नया मोड़ आता है। अगला है दोस्तों इस काल में उड़ीसा गुजरात राजस्थान एवं बुंदेलखंड का स्थापत्य ज़्यादा महत्वपूर्ण हुआ। इन स्थानों में 8वीं से 13वीं शताब्दी तक महत्व मंदिरों का निर्माण हुआ। नेक्स्ट है दोस्तों इस दौर में दक्षिण भारत में चालुक्य पल्लव राष्ट्रकूटकालीन और चोल युगीन स्थापत्य अपने वैशिष्ट्य के साथ सामने आया। तो दोस्तों ये था वेसर शैली, द्रविड़ शैली और नागर शैली। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो देखने के बाद सुनने के बाद आपको पता चल गया होगा कि जो मंदिर उत्तर भारत में बने हैं, दक्षिण में या दक्कन के क्षेत्र में बने हैं, वो किस शैली में बनाए गए हैं। दोस्तों इसमें अलग अलग प्रकार के मटेरियल के भी यूज किए जाते हैं। दोस्तों यदि आप इस वीडियो को अच्छे से देखे होंगे तो आप अगर मंदिर देखते हैं तो आप खुद ही बता सकते हैं कि किस शैली में बना है। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक की वीडियो देखने के लिए पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।